नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में सबसे पहला जो है, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तब की हम बात करें तो इसमें सबसे पहली जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे या सबसे पहला टॉपिक जो है अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मास पर यूनिट टाइम ऑफ द लिक्विड विल रिमेन कांस्टेंट, या ऐसे बोल सकते हैं मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब जैसे मान लो इस तरह की कोई भी एक ट्यूब है तो इसमें यूनिट टाइम में जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास यहाँ से एग्जिट भी करेगा, मतलब यूनिट टाइम में मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। सीधा सा मास कंजर्वेशन पर ये बेस्ड है, जितना मास एंटर करेगा उतना एग्जिट भी करेगा, यूनिट टाइम में मास कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट टाइम मतलब m/t। मास को कितना लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम मीन्स एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी अपॉन टी कांस्टेंट। और देखो L/T क्या हो गया, L अपॉन टी मतलब लेंथ अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर या लिक्विड इन यूनिट टाइम। तो L/T जो हो गया इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम को लिख सकते हैं क्या, स्पीड v। तो A इंटू वी इंटू रो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। रो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड अगर सेम है तो डेंसिटी भी सेम रहेगी, तो रो कांस्टेंट है। तो कुल मिला के अगर रो भी कांस्टेंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा A इंटू वी कांस्टेंट। तो किसी भी लिक्विड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम इतना बोल सकते हैं, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A इंटू वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये A इंटू वी जो हुआ ये क्या हुआ, ये इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना है, वॉल्यूम फ्लो रेट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम फ्लो रेट और रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम फ्लो रेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी हटा दें तो ये वॉल्यूम अपॉन टाइम ही हो गया। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। तो A इंटू वी जो है ये V/T या वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। अब किन्हीं दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इस पॉइंट पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है, तो A1V1 इक्वल्स टू A2V2। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कम होगी। तो ये सारी चीज़ें अपने को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मिलती हैं। एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जैसे मान लो इस तरह की कोई एक ट्यूब है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है, जैसे इस जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पर है पॉइंट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इधर एरिया जो है ये 0.2, यहाँ पर एरिया जो है ये 0.5 है। इन सब जगह एरिया दिया हुआ है। लिक्विड जो इसमें एंटर करता है इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, इधर से बाहर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इधर से जो इसकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड वो फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। जितना भी मास एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट भी करेगा। तो मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू मास एग्जिट पर यूनिट टाइम इक्वल, मतलब A इंटू वी एंटरिंग के लिए और A इंटू वी एग्जिट के लिए। अब A इंटू वी तो एंटर के लिए अप्लाई किया तो कितना हो गया 1 इंटू 1, एग्जिट के लिए अप्लाई किया तो 0.2 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू वी, बस खत्म। वी वेलोसिटी जो आ जाएगी, तो वेलोसिटी यहाँ पर जो अपने को मिल जाएगी कितनी मिल जाएगी 1.2 मीटर पर सेकेंड। जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। और बर्नौली थ्योरम नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है, बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी ट्यूब है या किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एक ट्यूब है, उसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। यूनिट टाइम में कोई भी ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसमें फ्लो होने वाला प्रेशर, यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी, इन सबका सम हमेशा कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट। ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करने पर आता है। तो इसका पूरा डेरिवेशन है, पर अपने को सीधा ध्यान रखना है। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो लिक्विड का प्रेशर P है, पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं mgh अपॉन वॉल्यूम V, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम V विल रिमेन कांस्टेंट। m/v को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। तो P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये अपने को यहाँ से टर्म मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन ये बर्नौलीज थ्योरम है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस होता है।
तो इसको ऐसे ध्यान रखने की जगह P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर में तो हम भूल जाएंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाते ही हैं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, हम ऐसे बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस ये यूनिट वॉल्यूम की है। तो इन तीनों का सम कांस्टेंट होगा। अब इस पर जैसे ये जो बर्नौली थ्योरम है, तो बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने कैपिटल एच हाइट तक लिक्विड फिल कर दिया, जैसे मान लो पानी भर दिया कैपिटल एच हाइट तक। अब क्या किया, इसमें स्मॉल एच हाइट पर एक छोटा सा होल कर दिया, इधर नेग्लिजिबल डायमीटर का एक छोटा सा होल बना दिया स्मॉल एच हाइट पर, ऊपर से स्मॉल एच हाइट पर। अब क्या होगा, इससे लिक्विड जो बाहर आएगा कुछ वेलोसिटी से बाहर आएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। बर्नौली थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई भी 2 पॉइंट लिए मैंने, एक पॉइंट लिया फर्स्ट इस लिक्विड की सरफेस पर हाइट पर, और दूसरा पॉइंट लिया मैंने जस्ट इसके बाहर यहाँ पर लिक्विड के, समझना बड़ा ध्यान। अगर इसके अंदर मैं पॉइंट ले लूंगा तब तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ज़्यादा दूर ले लेंगे तब तो ग्रेविटी लगने के कारण वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हमको सेकंड पॉइंट कहाँ पर लेना है, जहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, जस्ट बाहर आती, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इन दोनों पॉइंट पर क्या होगा, बर्नौली थ्योरम अप्लाई किया। बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है, प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सबका सम कांस्टेंट लगा दिया। प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पर, प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेकंड पॉइंट पर इक्वल। अब देखो प्रेशर फर्स्ट पॉइंट पर कितना है बेटा, प्रेशर मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पी नॉट प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये सरफेस हो गई तो सरफेस से कितनी हाइट पर है कैपिटल एच, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई रो जी एच। तो प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पर ये जो होल है इसका डायमीटर इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, मतलब इससे लिक्विड बाहर तो आएगा पर बहुत कम स्पीड से आएगा। तो यहाँ पर इस फर्स्ट पॉइंट पर स्पीड को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी 0, तो प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गया फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सेकंड पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा बेटा, ये भी एयर के कांटेक्ट में बाहर, तो एयर के कांटेक्ट में, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा पी नॉट। अंदर होता तब तो हम लिखते पी नॉट प्लस रो जी एच, एच हाइट का भी लेते, पर जस्ट बाहर है तो पी नॉट प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सरफेस से ये कितनी हाइट पर है, सरफेस से इतनी हाइट पर है, मतलब कैपिटल एच माइनस एच, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इतनी हाइट पर है। ये हाइट जो इसकी हो गई ये इतनी हो गई, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इतनी हाइट पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी को कितना लिख दिया बेटा, रो जी एच माइनस एच, प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन इक्वल किया है। और आगे रो जी एच कैंसिल, पी नोट से पी नोट कैंसिल, बचा क्या अपने पास हाफ रो वी स्क्वायर, तो इधर इसको इधर लेकर आए रो जी एच, एक रो से रो भी कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी वी को अपने पास कितना आ गया √2 GH। ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स आ गई √2 GH के बराबर। एच यहाँ पर क्या है, जो सरफेस से जो डेप्थ थी ये एच डेप्थ पर जहाँ पर इस होल को बनाया था अपन ने वो। और इसको एक तरह से और ध्यान रखना है, इसको अगर मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो क्या हो गया, रो जी एच को हम क्या लिख सकते हैं प्रेशर, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2p/रो के बराबर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, या ऐसा p यहाँ पर क्या है, p जो है वो प्रेशर है, पर कौन सा प्रेशर है, जो जहाँ पर ये होल किया हुआ है इसके ऊपर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका प्रेशर, तो ऊपर उतनी हाइट का रो जी एच हाइट का प्रेशर है। इसको भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, जब एक से ज़्यादा लिक्विड भरे होंगे तब हम इस तरीके से यूज़ कर देंगे। खैर अभी उसको देखेंगे आगे, फिलहाल ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं, अब ये जो लिक्विड यहाँ से v स्पीड से आ रहा है, ये आगे चलता हुआ ज़मीन पर टकराएगा, मतलब इसकी कुछ रेंज भी होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सेकंड है अपना रो जी एच हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कितना लिख सकते हैं, u√2h/g। यहाँ के बाद ये प्रोजेक्टाइल पाथ पर चलेगा, तो प्रोजेक्टाइल पाथ पर हम इसको हम कितना लिख सकते हैं, रो जी मतलब u√2h/g। u इज़ द वेलोसिटी कितनी
वेलोसिटी कितना है, √2gh के बराबर, तो वेलोसिटी को लिखा √2gh, 2h, h कितना है, h मतलब ये वाली हाइट, h माइनस एच, तो इसको लिखा मैंने यहाँ पर h माइनस एच, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अपॉन g, तो u हो गया √2gh, 2h मतलब h माइनस एच अपॉन g, g से g कैंसिल, कितना बचा बेटा, 2 √2 इंटू √2 2, h इंटू एच माइनस एच, ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। और अपने को आगे चाहिए जैसे इससे मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, तो मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या है, अब सीधा सा ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये अंदर वाली टर्म मैक्सिमम होगी, अंदर वाली टर्म मतलब h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर, तो मैक्सिमम के लिए इसका मैक्सिमम मिनिमम d/dh ऑफ h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर, इसको कितना कर दिया 0, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर स्मॉल h को वेरिएबल लिया है, स्मॉल h को वेरिएबल क्यों लिया है, क्योंकि ये जो होल हमने इसमें किया है कितनी हाइट पर करेंगे वो वेरी कर रहा है, डिफ्रेंशिएट किया कितना आया, h माइनस एच स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2h, ये स्मॉल h यहाँ से कितना आ गया बेटा h/2, इससे क्या निकल कर आया कि अगर मेरे को रेंज मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो होल हमने किया है ये इसमें कहाँ पर करना पड़ेगा, इसके मिड पॉइंट पर, मतलब h के हाफ पर, h/2 पर ध्यान रखना है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज कि h की वैल्यू जो होनी चाहिए, स्मॉल h जो होल कर रहे हैं वो क्या है, टोटल हाइट के आधे पर करना पड़ेगा। मैक्सिमम रेंज कितना होगा, कुछ नहीं, h की वैल्यू उठा के पुट कर दो इधर। अब मैक्सिमम रेंज के लिए क्या हो जाएगा 2, h की वैल्यू पुट कर दी h/2, तो h/2 माइनस मतलब h/2 इंटू h माइनस h/2, मतलब मैक्सिमम रेंज कितनी आ गई h के बराबर, तो ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इससे अपने को ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना वेंचुरीमीटर। ये वेंचुरीमीटर जो है ये भी बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन है। वेंचुरीमीटर क्या होता है, बेसिकली ग्लास की ट्यूब होती है जिसके थ्रू हम लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं या वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करते हैं। बाय वेंचुरीमीटर रेट ऑफ फ्लो, इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड। बेसिकली ग्लास ट्यूब है, जहाँ पर भी हमको लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो निकालना है, जैसे मान लो कहीं पर वाटर फ्लो कर रहा है, वहाँ पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो निकालना है। ट्यूब को हमने बीच में रख दिया, वाटर इसमें से फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तो वाटर इसमें से फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, दो इसके अंदर इस तरह की ट्यूब्स हैं, जैसे P है या जैसे ये ट्यूब A है, ये ट्यूब B है। तो इस ट्यूब में से जब लिक्विड फ्लो होगा तो इन दोनों ट्यूब्स में भी कुछ लिक्विड हाइट तक पहुँचेगा, तो इन दोनों की हाइट का डिफरेंस मेजर करके हम रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। कैसे वो देखते हैं अभी आगे। अब जैसे हमने क्या किया, जहां पर भी लिक्विड फ्लो कर रहा है ट्यूब को रख दिया बीच में, ग्लास की ट्यूब है, ट्यूब को हॉरिजॉन्टल रखा है। अब मैंने क्या किया, इसमें 2 पॉइंट लिए, कहां कहां पर, एक फर्स्ट पॉइंट तो लिया मैंने ए वाली जो ट्यूब है इसके जस्ट नीचे इसकी एक्सिस पर, और सेकंड पॉइंट लिया कहां पर, बी वाली ट्यूब के जस्ट नीचे एक्सिस पर। इन दोनों पॉइंट्स पर अगर बात करें तो बर्नौली थ्योरम से क्या लिख सकते हैं बेटा, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पहले पॉइंट पर, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दूसरे पॉइंट पर। अब देखो, क्योंकि मैंने ट्यूब को हॉरिजॉन्टल रखा है, मतलब सरफेस है, जैसे ग्राउंड है तो ग्राउंड से या सरफेस से इन दोनों पॉइंट्स की हाइट सेम है, तो दोनों पॉइंट्स की हाइट h सेम है, तो ये ρgh1 ρgh2 तो कैंसिल, पोटेंशियल एनर्जी सेम है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, P1 माइनस P2 यहाँ से जो मिला है कितना मिला, इसको लेके उधर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब देखो P1 माइनस P2 क्या है, P1 इज द प्रेशर ऑफ पॉइंट ए, P2 क्या है, प्रेशर ऑफ पॉइंट बी। और देखो P1 अगर मैं प्रेशर लिखूं तो कितना है, ध्यान से ना बात, तो क्या है, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा बेटा, इसके ऊपर जितना लिक्विड है उसका प्रेशर, इस पॉइंट के ऊपर जितना लिक्विड भरा हुआ है इस लिक्विड का प्रेशर, तो इतनी हाइट का प्रेशर। ऐसे इस वाले पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो क्या है, इसके ऊपर जितनी हाइट का लिक्विड है उसका प्रेशर, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर P1 माइनस P2 क्या हुआ, इतनी हाइट का प्रेशर में से इतनी हाइट का प्रेशर माइनस कर दो तो वो P1 माइनस P2। मतलब सीधा सा हम ये बोल सकते हैं इसमें जितना एक्स्ट्रा लिक्विड भरा हुआ है वही P1 माइनस P2 है प्रेशर डिफरेंस। तो पूरे P1 में से P2 माइनस किया, कितना बचा, ρgh के बराबर लिख सकते हैं। तो इसका प्रेशर माइनस इसका प्रेशर मतलब इतनी हाइट का प्रेशर ρgh। ठीक है, ये तो बात हो गई P1 माइनस P2 की। और आगे बढ़ते हैं,
इसमें हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यूनिट टाइम में जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही यहाँ से भी एग्जिट करेगा। तो A1 V1 यहाँ पर, A2 V2 यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं, और इसी को हम रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं A1 V1 को। तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 या कितना लिख सकते हैं Q जो अपने को फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से V1 निकाला बेटा, कितना आया Q बाई A1, V2 निकाला, ये कितना आया Q बाई A2। अब मेरे पास ये जो सारी वैल्यू आ गई, क्या क्या, P1 माइनस P2, V1 V2, इन सबको उठाया और इन सबको उठा के मैंने पुट कर दिया यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में। तो P1 माइनस P2 को रखा, कितना आया रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर को रखा वहाँ से, तो Q स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर को रखा Q स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। और आगे कैलकुलेट किया, रो से रो कैंसिल, बस यहाँ से Q निकाल लिया, तो इसको इधर लगे 2GH, एलसीएम ले लिया A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ऊपर कितना आ गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो सॉल्व करके यहाँ से Q मेरे पास कितना आ गया, अंडर रूट A1 A2 तो अंडर रूट के बाहर, तो A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये जो आ गया, ये क्या आ गया, ये रेट ऑफ फ्लो आ गया। रेट ऑफ फ्लो मतलब इस ट्यूब में से यहाँ पर यूनिट टाइम में जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है वो कितना होगा। अब बेटा एक ग्लास की ट्यूब है तो क्या है, ये ट्यूब का डाया कितना है वो तो अपने को पता ही है कि यहाँ पर डायमीटर कितना है A1, यहाँ पर डायमीटर कितना है A2, तो A1 A2 सब पता है। अब जहाँ भी मेरे को रेट ऑफ फ्लो निकालना है कि यूनिट टाइम में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, इस ट्यूब को लगाए, तो इस ट्यूब को रखने पर क्या होगा, सिर्फ मेरे को H मेजर करना है, इसमें कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चल रहा है वो H मेजर करेंगे, H को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला लिक्विड वो यहाँ से अपने को मिलेगा। ये सब अपना फ्लूइड डायनेमिक्स में चल रहा था।